इस बार के चुनाव के नतीजों के बाद में सरकार जितनी ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है, उतनी एक्टिव यदि सरकार पिछले 10 सालों में होती तो शायद इस बार के चुनाव में जिस प्रकार के नतीजे नरेंद्र मोदी सरकार को देखने को मिले हैं वो शायद नहीं आते। खैर जो भी हो, देर आए दुरुस्त आए। अब हमारे सामने आ चुकी है यूपीएस, एनपीएस से आगे बढ़ के यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। पेंशन स्कीम के बारे में यदि आपको नहीं पता है और ये यूपीएस क्या है, एनपीएस क्या है, ओपीएस क्या थी, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको आज के इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में, बहुत ही सरल भाषा में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं कुछ डिटेल्स को। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इस टॉपिक को जानने में इंटरेस्टेड नहीं है तो भी आपको इसे इसीलिए देखना चाहिए जिससे कि आपको समझ में आ सके कि इस समय, मौजूदा समय में सरकार किस तरीके से डिसीजंस ले रही है, जिनको लेकर आप ये समझ सकते हैं कि सरकार इस बार बिल्कुल समझी हुई है कि अगली बार के चुनाव के पहले कुछ बड़े और ड्रास्टिक चेंजेस करने होंगे, जिससे कि लोगों का हमारे प्रति जो ट्रस्ट हिला हुआ है वो फिर से डेवलप हो सके। चलिए बात करते हैं यूपीएस की। दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ी घोषणा करते हुए एनपीएस की जगह पर यूपीएस लाने की शुरुआत शुरू कर दी है। राज्यों को इसके लेकर छोड़ा गया है क्योंकि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए लागू करी गई है। राज्य सरकार जो है वो भी चाहे तो इसको अपना सकते हैं, ऐसा कहा गया है। और महाराष्ट्र से ये खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे की सरकार ने इसको अपना भी लिया है। अब सवाल ये उठता है कि दरअसल ये सब चीज़ें हो क्या रही हैं। तो देखिए, एक पेंशन स्कीम चलती थी। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति, बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति सरकारी नौकरी में रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो ओपीएस में आता होगा, जिसमें कि उस फला व्यक्ति की जो बेसिक सैलरी थी और जो डीएनएस अलाउंस था, उनका जो 50% रहता था वो उसको एज अ पेंशन मिला करता था। लेकिन साल 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इस बात को समझा कि ये पेंशन जो है ये एक बहुत ही बड़ा बर्डन टाइप का क्रिएट करती है सरकार के ऊपर। ऐसे में सरकार इसको लेकर कोई अलग से बजट भी नहीं बना पाती और डेवलपमेंट के समय जो पैसा इस्तेमाल होना चाहिए वो पैसा, उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा पेंशन को देने में चला जाता है। ये पेंशन कहाँ से जाती है? ये पेंशन जाती थी आपके और मेरे द्वारा जो हम लोग टैक्स भरते हैं, उस टैक्स से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ये पेंशन की व्यवस्था की जाती है, फिर इनको ये पेंशन दी जाती है। ये पेंशन जो है ये सरकारी कर्मचारी अपना मौलिक अधिकार मानते हैं। हालांकि जो लोग प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं उनके लिए ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है पेंशन का, उन्हें खुद ही अपनी पेंशन की जुगाड़ करनी पड़ती है और इसीलिए रिटायरमेंट प्लान्स आपको इतने ज़्यादा मार्केट में देखने के लिए मिलेंगे। तो 2004 के आखिर में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इस बारे में इसको समझा और एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम को लागू कर दिया। लेकिन इस न्यू पेंशन स्कीम के आने के बाद में भी कई लोग थे जो कि इसके साथ में कहीं से कहीं तक भी अपना सामंजस्य बिठा नहीं पा रहे थे। उनका कहना था भैया ये गलत है और इसको हम किसी भी तरीके से किसी भी लेवल पर स्वीकार नहीं कर सकते। इवन जो एनपीएस के बाद में अब जो यूपीएस सरकार लेकर आई है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, उसको लेकर भी कई सारी ट्रेड यूनियंस हैं जो कि एक मत नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC, ये इस को नहीं मान रही है यूपीएस को। उनका कहना है कि ये हमारे हक में बिल्कुल भी नहीं है, एम्प्लॉयज़ को इससे सिर्फ और सिर्फ घाटा होगा और कुछ भी नहीं होगा। वहीं बात करें सेंटर ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन, CITU, इनकी बात करें तो इनका भी यही कहना है। वहीं RSS की एफिलिएटेड एक और यूनियन है भारतीय मजदूर संघ, उसका कहना है कि हम इसका कंप्लीटली विरोध नहीं करते हैं। हम जब डिटेल सामने आएंगे उसके बाद एनालिसिस करके अपना वर्डिक्ट देंगे कि हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बट समझना पड़ेगा, अब RSS सपोर्टेड है तो ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट अभी बीजेपी की है तो कहीं ना कहीं उनका सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा। तो यहाँ पर इस समय ये एक सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। और जो ये यूपीएस लागू किया गया है, इससे करीब 23 लाख जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। अब अगर हम लोग समझें कि इसका कैलकुलेशन असल में होता कैसे है, तो आप एक सिंपल सी, मैं आपको पे स्लिप दिखाता हूं, आप उस पे स्लिप को देखकर समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या फंडा रहता है। अब ये जो आप पे स्लिप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, इस पे स्लिप में आपको अर्निंग और डिडक्शन के 2 कॉलम दिखेंगे। अर्निंग में आप देख सकते हैं 6 कंपोनेंट है टोटल। बेसिक है, डीएनएस अलाउंस मतलब डीए है, हाउस रेंट अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, स्पेशल अलाउंस है। ये सब अलाउंसेस मिलकर एक सैलरी बनती है 98,100 की। इसमें कई सारे डिडक्शंस भी होते हैं 3 प्रकार के। प्रोफेशनल टैक्स कटता है 200 रुपये, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कटता है 10,000 रुपये और पीएफ का कटता है 4800, जिसमें कि सरकार भी अपना कंट्रीब्यूशन देती है। और ये पीएफ भी एम्प्लॉई का ही पैसा होता है जो वो एक समय के बाद में या पीरियड ऑफ टाइम के बाद में निकाल सकता है। तो ऐसे में इस व्यक्ति की नेट सैलरी बन रही है 83,100। अब अगर हम ओपीएस के हिसाब से बात करें तो इसमें होता ये था कि आपकी बेसिक सैलरी आपको इसमें दिखाई दे रही है 40,000, डीए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 4,000, तो 44,000 आपकी इन टोटल ये सैलरी के 2 कंपोनेंट हो गए। अब ओपीएस के हिसाब से अगर हम चलें
तो 44,000 का 50% मतलब 22,000 आपकी जो पेंशन है वो बन जाएगी। यहाँ पर ये सीन खत्म। लेकिन जो अब यूपीएस है, यूपीएस में ये बोला गया है कि इन्हीं दो कंपोनेंट के साथ में हम खेलेंगे, बट आपकी जो बेसिक सैलरी है उसका 12 महीने का, जो लास्ट 12 महीने का है, उसका एवरेज देखा जाएगा। अब ये आप सोचेंगे एवरेज में क्या दिक्कत है भाई, सैलरी तो यही रहेगी। दिक्कत दरअसल उस केस में हो जाती है, उस सिनेरियो में हो जाती है। कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि व्यक्ति का आखिरी 2 महीने में, कई बार आखिरी महीने में, या कई बार तो ड्यूटी के 2 दिन पहले प्रमोशन होता है, तो ऐसे में उनकी बेसिक सैलरी बढ़ जाती है। मान लीजिए इस व्यक्ति की सैलरी 40,000 है, रिटायरमेंट के ठीक 1 महीने पहले इस व्यक्ति की जो बेसिक सैलरी है वो बढ़कर 55,000 हो जाती है। तो ऐसे में ओपीएस के हिसाब से 55 प्लस 4,000 59,000, और 59,000 के बाद में अगर हम उसकी एक बेसिक सैलरी को कैलकुलेट करें तो आप ये मान सकते हैं करीब करीब उसकी सैलरी बनेगी, जो पेंशन बनेगी वो 28,000 के आसपास, 29,000 के आसपास उसकी बनेगी। लेकिन यूपीएस में क्या किया गया, यूपीएस में एवरेज की बात करी गई। तो होगा ये कि इसकी आखिरी महीने की सैलरी का एक कंपोनेंट जोड़ा जाएगा बेसिक का, बाकी 11 महीने की बेसिक सैलरी और एवरेज जो आएगा उसका, वहाँ से उसकी जो पेंशन है वो डिसाइड करी जाएगी। तो ऐसे में जो एम्प्लॉई है उसकी पेंशन इवेंचुअली कम हो जाएगी। इसी बात को लेकर कई लोग जो हैं वो नाराज़ हुए बैठे हैं कि भैया इसमें तो हमको सीधा सीधा घाटा है और सिर्फ सरकार का ही फायदा है, तो इसको आखिर हम लोग कैसे मान लें। लेकिन बात सिर्फ इतनी होती तो समझ में आता। दरअसल इस बार सरकार ने एक चीज़ और कर दी है। दरअसल ओपीएस में एम्प्लॉय की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं जाता था, जैसे पीएफ में जाता है ना, एक एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जाता है, एक एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जाता है। लेकिन अगर हम बात करें तो ओपीएस में ऐसा कोई कोई प्रावधान नहीं था, बट एनपीएस में और अब यूपीएस में इस बात का प्रावधान है। एनपीएस में कहा गया था कि 10% एम्प्लॉय मिलाएगा, 14% जो है वो सरकार मिलाएगी। 10% भी उसकी टोटल जो सैलरी बनती है, नेट पेएबल सैलरी बनती है, उसका रहेगा। सॉरी, जो उसकी बेसिक और डीए जो रहता है उसका जो 10% रहेगा वो, मतलब 44,000 अगर उसका बेसिक बन रही है डीए को मिलाकर, तो 4,400 उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा एंड 14% उसके मुकाबले गवर्नमेंट मिलाएगी। गवर्नमेंट का भी ये कहना है कि हम इसको 14% को बढ़ाकर हम अपनी तरफ से इसको 18.5% कर देंगे। मतलब गवर्नमेंट यहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा रही है। लेकिन यहाँ पर समस्या ये आ जाती है कि क्या इससे आपको कोई टैक्स बेनिफिट मिलेगा। दरअसल ओपीएस में तो क्योंकि इसका कोई फंडा ही नहीं था, ओपीएस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, तो टैक्स बेनिफिट वाली बात ही खत्म हो जाती है। बट क्योंकि एनपीएस में इसका फंडा था 10% का, तो वो 10% आपके टैक्स में कैलकुलेट नहीं होता था। मतलब मान लीजिए आपकी सैलरी बन रही है 80,000 और डिडक्शन के बाद में आपकी 75,000 हो रही है, तो टैक्स आपका 75 पे ही बनेगा। नई वाली टैक्स स्कीम जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम निकाली गई है यूपीएस, इसमें अभी तक इसको लेकर कोई क्लैरिफिकेशन टैक्स बेनिफिट का नहीं दिया गया है। ये समझने वाली बात है कि भाई आपको वहाँ पर टैक्स में कोई बेनिफिट मिलेगा या नहीं, ये अभी तक क्लियर नहीं है। इसके अलावा अभी तक जो एश्योर्ड मिनिमम पेमेंट थी पेंशन की वो 9,000 थी, उसको भी बढ़ाकर अगर आपने मिनिमम 10 साल की सर्विस दी है गवर्नमेंट को, तो उसको 9,000 से बढ़ाकर उसको भी 10,000 कर दिया गया है। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं एक और बेनिफिट है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ही दिया गया है। लेकिन हाँ, इसमें 10 साल वाला जो फंडा मैंने आपको बताया वो है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो लमसम अमाउंट की है। दरअसल ओपीएस में ये होता था कि मान लीजिए कि आपका एक पेंशन का आपका एक फंड बना हुआ है, मान लीजिए 15 लाख रुपए आपका एक पेंशन का फंड मिला हुआ है कि भाई साहब आपको ये फंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा। बट अगर उसमें से आपने चाहा कि नहीं यार मेरे को कुछ ज़रूरत है, घर बनाना है, शादी करनी है, आपने उसके लिए 5 लाख रुपया निकाल लिए, तो आपकी जो ओवरऑल पेंशन का अमाउंट रहता था ना, जो पर मंथ आपको आता है, वो कम हो जाता था। सरकार ने उस चीज़ को लेकर एक सुधार किया है। अब आपकी जैसे ही 6 महीने का आपका कंट्रीब्यूशन आएगा, तो उस 6 महीने के कंट्रीब्यूशन का जो 1/10 हिस्सा होगा, उस 1/10 हिस्से को आपके लमसम अमाउंट के लिए अलग रख दिया जाएगा। इससे होगा ये कि जब आपको रिटायरमेंट के समय पर लमसम अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपका वो फंड तैयार रखा रहेगा, प्लस आपका जो पेंशन आएगी उस पेंशन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इवेंचुअली आपको यहाँ पर फ़ायदा ये मिलेगा कि आपकी पेंशन कम नहीं होगी, बल्कि आप पूरी तरीके से अपनी पेंशन के लिए एंटाइटल्ड होंगे और एक लमसम अमाउंट भी होगा जो कि आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो इन टोटलिटी अगर हम लोग देखें तो जो 12 महीनों वाला जो प्रावधान है, उसके अलावा तो एनपीएस में एज सच कुछ बहुत बड़ा ज़्यादा चेंज नहीं किया गया यूपीएस को लाने के लिए। बट उसके बावजूद भी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका यही कहना है कि भैया हम जो हैं, हम तो अभी भी यही चाहेंगे कि आप ओपीएस ही लेकर आओ, ओपीएस ही चाहिए, क्योंकि हमको ये एवरेज वाला फंडा हमको नहीं चाहिए, ना ही हम कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार ही हमको पूरा पैसा दे। अब यहाँ पर बस मुझको सोचकर यही लगता है कि फिर जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं, जो प्राइवेट कंपनीज में काम करके लोग अच्छा पैसा कमाकर टैक्स पे कर रहे हैं, क्या उन लोगों से इस बारे में फिर डिस्कशन नहीं होना चाहिए कि भाई आप जो हमको टैक्स का पैसा दे रहे हो वो हम इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ पेंशन के तौर पर देंगे?
भाई वो लोग भी तो नौकरी कर रहे हैं ना, सरकार की कर रहे हैं, वो एक बात समझ में आती है, पर वो भी तो नौकरी ही कर रहे हैं। भाई एक प्राइवेट कंपनी वाला व्यक्ति भी नौकरी कर रहा है, एक सरकारी कंपनी वाला भी नौकरी कर रहा है, तो फिर ये भेदभाव क्यों? और अगर ऐसा है तो फिर कल को अगर प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ ये कहना शुरू कर दें कि नहीं हमको भी कैसे भी करके आप पेंशन दो, तब तो फिर और समस्या बढ़ जाएगी। हालांकि ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है प्राइवेट कंपनियां इस बारे में पहले से ही सजग रहती हैं कि वो अपने ऊपर इतना बर्डन लेती नहीं है। बट हाँ, पेंशन का जो ये बर्डन है, इसमें अगर 10% एक एम्प्लॉय अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दे देगा तो उसका कुछ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, बल्कि सरकार को बहुत ज़्यादा मदद करने को मदद मिल जाएगी। बट इवेंचुअली बात वही है कि लोग जो हैं ये तो चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं कि उस डेवलपमेंट की कीमत कहीं से कहीं तक भी उनको चुकानी पड़े। सड़कें तो अच्छी चाहिए, लेकिन उन सड़कों की रिपेयरिंग करने में अगर पैसा लग रहा है तो वो हमारी जेब से नहीं लगना चाहिए। बस मुद्दा यही रहता है। अब आप मुझे बताइए कि आपका यूपीएस, एनपीएस, ओपीएस को लेकर क्या कुछ कहना है। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।